बच्चों आज हम लोग है वितान का पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसका आरंभ करने जा रहे हैं, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं है आपको लेखक के बारे में बता देती हूँ, फिर पाठ का सारांश बता देती हूँ। तो सिल्वर वेडिंग के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, जो कि क्या है बहुत अधिक प्रसिद्ध लेखकों में माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने है दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, और इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इनके हैं बहुत से धारावाहिक, इनकी रचनाओं में है बहुत से धारावाहिक बने हैं। ठीक है, तो इनका प्रथम जो दूरदर्शन में सबसे प्रथम धारावाहिक है हम लोग, वो है इन्होंने ही इनकी कहानियों में ही से ही हुआ है। तो जैसे आपने है कक्षा 11 में रजनी पाठ पढ़ा था, कथा पट कथा लेखन आरंभ किया था, तो उसी तरह से इन्होंने है कथा पट कथा का लेखन आरंभ किया। ठीक है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी कहानियों में वर्तमान समय में है जो घटित होता रहा है उसे दिखाया गया है। ठीक है, तो इनके बहुत से पटकथा लेखन इनका बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। तो हम लोग जैसे मैंने बताया कि है इनके बहुत से टेलीविज़न धारावाहिक प्रसारित हो चुके हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में आप पुराने धारावाहिक देख रहे हैं, उसी तरह से क्या जब सबसे पहला धारावाहिक दूरदर्शन में प्रकाशित हुआ था वो क्या था, हम लोग। फिर बुनियाद बहुत इनका प्रसिद्ध था, यहाँ तक कि क्या है बुनियाद देखने के लिए लोग दूसरों के घरों में जाते थे। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये धारावाहिक भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपको लेखक के बारे में समझ में आ गया। फिर से मैं बता रही हूँ कि मनोहर श्याम जोशी आधुनिक हिंदी पटकथा लेखन में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, इन्होंने दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक के रूप में कार्य किया। ठीक है, इनका पहला धारावाहिक है, ठीक है, जो दूरदर्शन का भी पहला धारावाहिक माना जाता है, हम लोग, बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसे कथा पट कथा लेखन का आरंभ इन्होंने किया। ठीक है, आप है रजनी पढ़ चुके हैं, तो वही कथा पट कथा लेखन होता है, उसी तरह का इन्होंने सबसे पहले आरंभ किया। ठीक है, और इन्होंने है इसके अलावा भी अन्य धारावाहिकों का भी निर्माण किया, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो इनकी जो कहानी सिल्वर वेडिंग ली गई है वो हमारे समाज में घटित हो रहे 2 पीढ़ियों के अंतराल को दिखाया गया है। ठीक है, उसमें दिखाया गया है कि आधुनिकता की दौड़ में हमने बहुत सी उपलब्धियों को हासिल कर लिया है, परंतु हम उसके पीछे अपनी मानवता को, अपने मूल सिद्धांतों को खोते जा रहे हैं। और इस भाग दौड़ में हमने बहुत कुछ प्राप्त तो किया है, परंतु बहुत कुछ खोया भी है। और सबसे बड़ा हमने है जो मानवीय मूल्य हैं वो हमारे क्या कहीं खो गए हैं। तो इसमें है यशोधर बाबू, जो कि इसके प्रमुख पात्र हैं, वो है पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं, और उनके बच्चे वो सब क्या नई पीढ़ी के प्रतीक हैं। तो ये बताने का प्रयास किया गया है कि पुरानी पीढ़ी को अपने में अडिग रहती है, अटल रहती है, वो स्वयं को नहीं बदलना चाहती, और नई पीढ़ी भी पुरानों का सम्मान नहीं करती, उसे लगता है कि ये व्यर्थ में अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। तो इसे दिखाने का प्रयास किया गया है।
तो इसमें लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है, इसमें से दो उनके तकिया कलाम है, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर कहानी के बीज वाक्य हैं। ठीक है, जो हुआ होगा यानी कि जैसी परिस्थिति है उसे जो का त्यों स्वीकार कर लेना, और सम हाउ इम्प्रॉपर यानी अनिर्णय की स्थिति। तो इस कहानी के प्रमुख चरित्र यशोधर बाबू हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। द्वंद्व, उनके मन में द्वंद्व चलता रहता है, अर्थात दोनों ही तरफ रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो क्या है, किसी भी बात का निर्णय नहीं ले पाते। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी का आरंभ होता है कि दफ्तर के सेक्शन ऑफिसर हैं यशोधर पंत, वाईडी पंत, और वो पूरी ईमानदारी से ऑफिस में काम करते हैं। 5:25 होने पर भी वो अपना काम का समय, दफ्तर 5 बजे बंद हो जाता है, परंतु वो अतिरिक्त समय काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वे हमेशा दफ्तर की घड़ी पर विश्वास नहीं करते, अपनी घड़ी पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जब वो अतिरिक्त समय काम करते हैं तो उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को भी रुकना पड़ता है। ठीक है, और वो वापसी पर वो कुछ, क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त काम लिया है और अधीनस्थ कर्मचारियों पर बोझ बन गया है। अधीनस्थ कर्मचारी क्या है कि अतिरिक्त काम से क्या नाराज़ हैं, तो इसलिए वो जाते समय, ऑफिस बंद होते समय कुछ हल्का फुल्का ऐसा कुछ वाक्य बोलते हैं, ऐसा कुछ जुमला बोलते हैं, ऐसे कुछ हंसी की बात बोलते हैं कि ऑफिस वाले क्या खुश हो जाते हैं। ये परंपरा का निर्वाह उन्होंने किशन दास से सीखा है। ठीक है, यानी कि जो किशन दास शब्द आया है वो उनके जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किशन दास अर्थात कृष्णानंद पांडे। ठीक है, जो कि उनके गुरु भी हैं और उन्होंने उनके साहब भी थे। ऑफिस में उन्होंने उन्हें काम दिया था। ठीक है, और उनके मार्गदर्शक भी हैं, यहाँ तक कि वो उन्हें अपना उनको वे अपना पिता जैसा मानते हैं और स्वयं को क्या उनका मानस पुत्र मानते हैं। समझ में है? अर्थात क्या, कृष्णानंद पांडे कि जिसे कि क्या किशन दा कहते हैं, वो उनके गांव के थे। उन्होंने उन्हें नौकरी दिलाई, उनका मार्गदर्शन किया। ठीक है, और एक तरह से वो उनके मानस पुत्र हैं। तो वो हमेशा वही करने का प्रयास करते हैं जो कि किशन दा किया करते थे। उनका अपना स्वयं का कोई हाव भाव, कोई निर्णय नहीं होता। वो उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से करना चाहते हैं, उसी तरह से व्यवहार उनका जीवन में अपनाना चाहते हैं जैसे कि किशन दा किया करते थे। तो ऑफिस में भी वो उसी परंपरा का पालन करते हैं, अर्थात 5 बजे के बाद भी वो ऑफिस में रुकते हैं और अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं। तो 5 बजे के बाद रुकने के कारण ऑफिस के अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके साथ रुकना पड़ता है। ठीक है, तो किशन दा की भांति वो चलते चलते अतिरिक्त काम लिया है तो कुछ ऐसा बात बोलते हैं या कुछ ऐसा फिक्रा कसते हैं कि जिससे कि क्या माहौल हल्का हो जाए, जिससे कि क्या हंसी खुशी का माहौल हो जाए। और ये परंपरा क्या उन्होंने किशन दास से ही सीखी है और उसका ही निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से कृष्णानंद पांडे ही उनके लिए सब कुछ है।
दफ्तर में है जो जितने भी नए कर्मचारी आए हैं, जैसे असिस्टेंट ग्रेड के का चड्ढा, ठीक है, जिसकी कि चौड़ी मोहरी वाली पतलून, ऊंची एड़ी वाले सैंडल उन्हें हमेशा सम हाउ इम्प्रॉपर लगते हैं, ठीक है। सम उनके, जैसे मैंने बताया कि उनके दो तकिया कलाम हैं, एक जो हुआ होगा अर्थात यथास्थिति बनाए रखना, और दूसरा सम हाउ इम्प्रॉपर अर्थात अच्छा ना लगना। जो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती वो क्या है, उन्हें सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है, ठीक है। तो जो असिस्टेंट ग्रेड का जितने भी नए कर्मचारी हैं, एक उदाहरण दिया गया है असिस्टेंट ग्रेड के नए आए हुए चड्ढा है। चड्ढा की जो वेशभूषा है, चौड़ी मोहरी वाली पतलून, ऊंची एड़ी वाले सैंडल, ठीक है, ये सब क्या है, यशोधर बाबू को, जिन्हें वाई.डी. पंत भी कहा जाता है, वो सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है, ठीक है। और उसका व्यवहार भी उन्हें बहुत ही बदतमीज़ी पूर्ण लगता है। उदाहरण के लिए, जब पंत जी ने अपनी घड़ी से समय बताया तो चड्ढा ने बहुत धृष्टता के साथ उनकी कलाई को थामा और घड़ी को दिखाते हुए ये कहा कि आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, अर्थात उस घड़ी को क्या है, उसने चूनेदानी संबोधित की, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने फिर भी इस स्थिति को टाल दिया, परंतु साथ ही साथ उन्हें ये भी याद आया कि क्या है कि वो किशनदा को हमेशा अपना गुरु मानते थे और उनके गांव के थे, परंतु कभी भी साहब ऑफिस में साहब की भांति व्यवहार करते थे और पूरा सम्मान करते थे। तो चड्ढा की भांति नहीं, कि चड्ढा का कहना है कि ये आप है डिजिटल ख़रीद लीजिए, ये आपकी घड़ी क्या है, पुरानी चूनेदानी की भांति है। और जब पंत जी ने बताया कि ये घड़ी उन्हें शादी में मिली है और भी ठीक ठाक समय बता रही है, तो उसने उपहास करने का प्रयास, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑफिस में उनका क्या है, क्या व्यवहार है, इसके बारे में आपको मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। फिर ऑफिस में ही आगे आपका बताने का प्रयास, फिर ऑफिस में ही उनका अन्य क्या है, ये इसे मैं बताने का आपको प्रयास कर रही हूँ। उनका कहना था कि वो रेमजे स्कूल ऑफ अल्मोड़ा में, ठीक है, पढ़े हुए थे, और जब बहुत कम उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और जब वो उन्हें नौकरी की तलाश में जब वो दिल्ली में किशनदा के पास आए, तो किशनदा ने क्या है, यशोधर बाबू को अपने क्वार्टर में शरण दी, ठीक है। और किशनदा की विशेषता उन्होंने बताया कि वो कुंवारे थे, ठीक है, यानी उन्होंने शादी नहीं की थी, और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग आते थे उन्हें वो क्या अपने घर में रखते थे, ठीक है, और उन्हें नौकरी दिलाते थे, ठीक है। और उनका घर एक तरह से क्या है, मैस जैसा था, ठीक है। और जितने भी बच्चे आए रहें, पकाएं खाएं, ठीक है, और बाद में वो उनका मार्गदर्शन भी करते थे। तो जब यशोधर बाबू आए तो किशनदा के क्वार्टर में ही रहे, ठीक है। उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी से कम थी, तो किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया
बनाकर रखा और घर भेजने के लिए उन्होंने 50 रुपये भी उधार दिए। इस तरह से क्या है, किशनदा उनके बड़े भाई साहब सभी थे, परंतु वो ऑफिस में हमेशा उनको साहब की भांति सम्मान करते थे। ठीक है, परंतु चड्ढा जैसी धृष्टता, चड्ढा जैसा व्यवहार वो कभी भी नहीं करते थे। ठीक है? जब है ऑफिस में यशोधर बाबू की शादी की बात आई तो पता चला कि क्या है, आज उनकी सिल्वर वेडिंग है। मेनन जो कि ऑफिस का ही एक कर्मचारी था, उसने सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। ठीक है, तो यशोधर बाबू है बधाई पाकर के बहुत अधिक खुश हुए, परंतु खुश होते हुए भी वो झेपने लगे। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि सिल्वर वेडिंग पाश्चात्य संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति को वो नहीं मानते थे। ठीक है, तो उनका कहना था कि हमारे देश में कभी भी सिल्वर वेडिंग नहीं मनाई जाती, यह सब बातें क्या अंग्रेज़ों के चोचले हैं। ठीक है, परंतु ऑफिस में सभी उनसे चाय, मठरी और लड्डू की मांग करते हैं। तो सारे सेक्शन के आग्रह पर वो चाय पानी के लिए पहले 10 रुपये देते हैं, परंतु फिर जब आग्रह करने पर वो क्या है 20 रुपये और निकाल करके देते हैं। परंतु चाय पानी करने पर, अन्य लोगों के आग्रह करने पर भी वो उसके आयोजन में शामिल नहीं होते, अर्थात हमेशा दूरी बना कर के रखते हैं। ठीक है, तो उनका मानना था कि जैसा किशनदा करते थे कि ऑफिस के लोगों से हंसी मजाक करो, बातचीत करो, परंतु हमेशा क्या है दूरी बना कर के रखो। ठीक है, उनके साथ बैठ कर के चाय पानी गप गपास्चक करने से वक्त बर्बाद करना क्या है किशनदा की परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि किशनदा भी इसी सिद्धांत का पालन करते थे। ठीक है, तो ये उनका ऑफिस में व्यवहार है, यानी कि ऑफिस के कर्मचारियों से वो हंसी मजाक करते थे, बातचीत करते थे, परंतु कभी भी क्या है उसमें वो शामिल नहीं होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि है उसमें शामिल होना अपने है समय को बर्बाद करना है और अधीनस्थ कर्मचारियों से एक दूरी बना कर के रहनी चाहिए। यही क्या है किशनदा की परंपरा थी। इसीलिए वो है उन्होंने सिल्वर वेडिंग की पार्टी में उन्होंने पैसे दे दिए, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी उसमें वो शामिल नहीं है। ये उनका ऑफिस में व्यवहार था। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि ऑफिस में उनका व्यवहार क्या था। तो ये मैंने बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वो सेक्शन ऑफिसर थे और बहुत ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करते थे। यहाँ तक कि क्या है 5 बजे के बाद भी वो ऑफिस में रुकते थे। तो उनके रुकने के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को कि क्या है उसके साथ साथ रुकना पड़ता था। और जब ये अधीनस्थ कर्मचारी अपना जाने लगते, यानी उन्होंने अतिरिक्त काम लिया है, तो कुछ हल्की फुल्की बात करके, कुछ हंसी मजाक की बात करके वो माहौल को क्या है हल्का करने का प्रयास करते थे। तो इस तरह से वो किशनदा की परंपरा का निर्वाह करते थे। फिर जो नए कर्मचारी थे उनकी धृष्टता, उनका पहनावा, उनका व्यवहार उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। ठीक है, उदाहरण के लिए चड्ढा नामक एक कर्मचारी की चौड़ी मोहरी की पतलून, ठीक है,
और ऊंची एड़ी के सैंडल, ये क्या है, उन्हें सम हाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। साथ ही उसकी धृष्टता, यानी कि उसका व्यवहार कि ये आपकी घड़ी है, बहुत पुरानी हो गई है, और वो उसे चूनेदानी कह कर के संबोधित करता है, और साथ ही ये कहने का भी प्रयास करता है कि एक नई डिजिटल ले लीजिए। ये सब उन्हें क्या है, सम हाउ इम्प्रॉपर लगते हैं, परंतु फिर भी वो इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये किशनदा की परंपरा है। और उनका मानना था कि हमेशा जो बड़ा कर्मचारी है, जो साहब है, उसे हमेशा इज्जत से सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। और वो हमेशा किशनदा, जो कि उनके गांव के थे, उनके बड़े भाई थे, हमेशा सम्मान देते थे। ठीक है, तो उनका इसीलिए लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब रेमजे स्कूल ऑफ अल्मोड़ा से वो क्या है, जब वो मैट्रिक पास करके आए, तो उस समय क्या है, उनकी उम्र बहुत कम थी, और है उस समय किशनदा पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी युवक आते थे, उन्हें अपने क्वार्टर में स्थान देते थे, नौकरी दिलाते थे, और है आगे जीवन का मार्गदर्शन, यहाँ तक कि क्या पैसे भी उधार देते थे। ये किशनदा के चरित्र चित्रण आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं कि यानी वो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे। तो उनका घर क्या एक तरह से क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्या है, मैस की जैसा था, आओ रहो खाओ पकाओ। ठीक है, उन्होंने है यशोधर बाबू को अपने क्वार्टर में रखा, और उनको है उस समय उनकी उम्र है सरकारी नौकरी के लिए कम थी, तो मैस में रसोइया बनाया, और उन्हें क्या है मैस में रसोइया बनाया, और साथ ही साथ क्या है, उन्हें गांव भेजने के लिए 50 रुपये भी